गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कल का पेपर कैसा लगा था? ठीक था? मैथ्स में हुए थे क्वेश्चन? टफ लगे थे? ठीक, स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं, सब में आपको मैं हिंट प्रोवाइड करूंगा। वापस से इन क्वेश्चन को घर पे रीअटेम्प्ट कर लेना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 52, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से दो क्वेश्चन आ गए थे इस बार आपके पेपर में। पहला क्वेश्चन ये था, तो पहले पढ़ लो सब लोग क्वेश्चन ध्यान से। द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर इन अ रो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। such that the letter B are separated from one another। ये अभी आपको मैंने जब पीएनसी पढ़ाया तो मैंने बार बार बताया था। इस लाइन का मतलब क्या? सर जो बी है वो इकट्ठे नहीं प्लेस होने चाहिए। हाँ, मतलब आप कैसे समझाते हो? कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा यहाँ पे? सर गैप मेथड। गैप में कोई भी दो, हाँ, कोई भी दो चीज अगर साथ में नहीं होनी चाहिए, कोई भी दो चीज साथ में नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था। इसके लिए हम यूज करते हैं गैप मेथड। अब यहाँ पे बी कितने? तीन बी है। ये तीनों के तीनों बी में कोई भी दो साथ में नहीं होना चाहिए। मतलब इन तीनों बी को आपको गैप में अरेंज करना है। इसमें अरेंज करना है गैप में। तो पहले हम क्या करते हैं गैप मेथड में? बचे हुए लोगों को लिख देते हैं पहले। बचे हुए लोग कितने हैं? 5A 3C। तो 1 2 3 4 5। 3C, 1D, 2E और एक F। 6 7 8, टोटल 12 लेटर्स हैं। तो कितने गैप्स होंगे? सर 13। 13 गैप्स। 13। उन 13 में से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं? 2 3। सर 3। तीनों बी को बिठाना है ना अलग अलग, तो कितने सिलेक्ट करने? यस 3। सर। टू सिलेक्ट 3। तो 13 में से कितने सिलेक्ट करने? 3। तो सबसे पहले 13 में से 3 को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है? 13C3। अंडरस्टूड? यस सर। सबसे पहले आपने क्या करा? इन 13 गैप में से कोई 3 गैप सिलेक्ट कर लिए। तो मान लो कोई भी 3 गैप सिलेक्ट हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक कहीं और हो गया। अब इन 3 गैप में आप इन 3 बी को फिटअप करोगे। इन 3 जगह पे 3 बी को अरेंज करने का तरीका क्या होगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि तीनों भी सेम है, एक ही तरीका होगा, बी बी बी। ये बी का काम हो चुका है। अब बचे हुए लेटर्स को करना है।
बच्चे हुए 12 लेटर अपनी 12 जगह में अरेंज होंगे बाय 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर आ गया। ये कितने लोगों ने किया था एग्जाम में? बाकी लोग बताओ। ये क्वेश्चन डुएबल था कि नहीं था बताओ। गैप मेथड आपको क्लास में करा रखी है, सिंपली डायरेक्ट क्वेश्चन आया था गैप मेथड पे। तो ये इजी कैटेगरी का पीएनसी का क्वेश्चन है, इसमें हमने सिर्फ गैप मेथड को यूज किया है। ठीक है, बाकी लोग यस सर। अगर अब रिस्पांस नहीं आया मैं एक एक करके रिमूव कर दूंगा, बाद में बोलना मत कि सर हमको क्लास में अटेंड नहीं करने में। मैं बस थोड़ी देर देख रहा हूँ। आपको छोटी सी चीज पूछ रहे हैं, आप ना रिस्पॉन्स कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, आया ही मत करो क्लास में। 3-4 बच्चे जो बोल रहे हैं वो क्लास में रहेंगे, बहुत है मेरे लिए। बाकी लोग आप एक काम करो, रिकॉर्डिंग देख लेना। अभी 6:06 हो रहे हैं। अगले 10 मिनट में ऑब्जर्व करूंगा, जिसका रिस्पॉन्स आया उसको रखूंगा, बाकी को डायरेक्टली रिमूव कर दूंगा। और अगली क्लास से एंट्री भी नहीं मिलेगी। या तो चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करो, या अनम्यूट करके भी रिस्पॉन्स करो, या रिएक्शन कर, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा क्लास में। फालतू ये धर्मशाला नहीं है कि आगे पिक्चर देख ली चलेगा। इससे अच्छा रिकॉर्डिंग देखो, बढ़िया रिकॉर्डिंग स्पीड में देख लेना। क्लास में आ रहे हो तो पार्टिसिपेट करो, अदरवाइज मत आया करो। बोर्ड्स की तैयारी करो। ठीक है, ये मेरे लिए डिस्कशन नहीं चल रहा है। आके सिर्फ चुपचाप बैठ जाते हो। लास्ट बार है। 6:07 हो रहे हैं। 6:20 तक मैं ऑब्जर्व करूंगा, उसके बाद एक एक करके रिमूव कर दूंगा जो नहीं बात कर, जो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्लास में। फिर आप ये बहाना मत देना कि सर हमारा चैट बॉक्स वर्क नहीं करता, माइक वर्क नहीं करता, या वो वर्क नहीं करता। सब वर्क करते हैं, सब बहाने हैं बाकी चीजें। ठीक है, अगर आपको क्लास में रहना है तो पार्टिसिपेट करो, नहीं रहना है तो अभी रिमूव हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बच्चे भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूरी नहीं आपको अटेंड करना, आपने कर लिया साल भर अटेंड कर लिया, बहुत है। ठीक है, अगर आपको नहीं अटेंड करना क्लास मत आओ मैथ्स की क्लास। लेकिन अगर अटेंड करना तो पार्टिसिपेट करो, फालतू मत बैठो यहाँ। बार बार मैं ये चीज अब रिपीट नहीं करूंगा। तो ये पहला क्वेश्चन था गैप मेथड, जो कि हमने क्लास में कवर किया था, और ये एक इजी कैटेगरी की क्वेश्चन में जाएगा। अगर ये आपने क्वेश्चन छोड़ा है तो आप सोचो कि आपने क्यों छोड़ा है क्वेश्चन। देखिए सर मैंने पहले बी को लगा दिया था तो फिर उस हिसाब से गड़बड़ हो गई। डी मतलब बी सर, जिनको अरेंज करना है उनको। हाँ, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन ही तो आएगा। आपको पहले गैप मेथड होता क्या है, पहले 12 लेटर को लिखोगे, गैप्स देखोगे, फिर 3 गैप को सिलेक्ट करोगे, उन 3 गैप में उन 3 चीजों को अरेंज किया, फिर बचे हुए लेटर को अरेंज किया। सीक्वेंस यही रहता है ना हमारे साथ। ठीक है, ध्यान। यस सर। अगला क्वेश्चन था स्टैटिस्टिक्स का, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें बोला गया था आउटकम ऑफ ईच 30 items are observed, 10 of which are 1/2 minus d। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ज्यादा टफ नहीं था, थोड़ा ऑब्जर्वेशन। टोटल 30 आइटम थे, उसमें से शुरू के 10 आइटम की वैल्यू थी 1/2 माइनस डी। नेक्स्ट 10 11 से लेके 20 की वैल्यू थी 1/2 ईच, एंड द रिमेनिंग 10 इज 1/2 प्लस डी। तो ये शुरू के 10 आइटम, ये बच्चे हुए 10 आइटम की वैल्यू, और ये बच्चे हुए 10 आइटम की वैल्यू। यहाँ पे सर इनके सम की वैल्यू हाँ, ये इनकी वैल्यू है, आउटकम्स। सर, मतलब सिंगल एलिमेंट की। हाँ, सिंगल एलिमेंट। शुरू के जो 10 एलिमेंट है उनकी वैल्यू है 1/2 माइनस डी, 1/2 माइनस डी, 1/2 माइनस डी। एक्सआई की वैल्यू होती है ना आपकी, यस सर। एक्सआई जो इन सब की वैल्यू है, पहले 1/2 माइनस डी, फिर अगले की भी 1/2 माइनस डी। शुरू के 10 आइटम की वैल्यू ये है, फिर 1/2 1/2 1/2 है, और लास्ट के आखिरी के 10 है 1/2 प्लस डी एंड 1/2 प्लस डी। बोला गया इफ द वेरिएंस ऑफ द आउटकम इज 4/3, तो डी कितना होगा? इन 30 जो 30 आउटकम्स है, इनका वेरिएंस आपको दिया हुआ है 4/3, तो डी की वैल्यू पूछी गई।
अब क्लास में वेरिएंस का नॉर्मल जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको सिखाया गया है, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? एक ही फॉर्मूला है। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होगा? समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ध्यान रखना, वो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी भी आ जाए तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार, मतलब वही मीन, समेशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज समेशन एफ आई। एन क्या है यहाँ पे इस केस में? समेशन एफ आई, और एक्स बार क्या हो जाएगा? समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ। तो ये आपका वेरिएंस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब एक तरीका तो क्या है कि आप यहाँ टेबल बनाओ, वैल्यू पुटअप करो, डी निकालो, है ना? Yes. यस और दूसरा तरीका क्या है? एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो, जैसे मान लो आपका डेटा है, प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो आपका डेटा था, मान लो कुछ x1 x2 x3 अप टिल xn, इसका मीन है मान लो x बार और वेरिएंस है मान लो सिग्मा स्क्वायर। सुनना ध्यान से, इन सारे डेटा में अगर मैं कोई कांस्टेंट नंबर k ऐड कर दूं, अब ये k पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, हर डेटा में मैं कोई k नंबर ऐड करता जा रहा हूं, हर डेटा में आप कोई k नंबर ऐड कर रहे हो। अब आपको ये बताना है कि मेरा जो न्यू मीन क्या हो जाएगा सो वो भी के टाइम्स ऐड हो जाएगा। और सर न्यू के वेरिएंस टाइम्स क्या होगा? हाँ बताओ, न्यू मीन क्या आएगा? सो मीन प्लस के। into के एक्स बार प्लस के। और नया वेरिएंस क्या होगा? सो इसमें भी प्लस हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे प्लस नहीं होता है, वेरिएंस में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, के स्क्वायर जो पहले है वो का वही रहेगा, नो चेंज। क्योंकि जब आप वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हो, वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड जो पहला स्टेप आता है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन होता है। जब एक्स आई माइनस एक्स बार करते हो तो के कैंसिल हो जाता है, तो कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करने से वेरिएंस में फर्क नहीं पड़ता, ये बात ध्यान रखना एवरीवन। क्लियर है? Yes, sir. यस सर ठीक है, वेरिएंस में कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पे देखो आपके डेटा क्या है? 1/2 1/2 माइनस डी 1/2 माइनस डी 1/2 माइनस डी, पी सब में 1/2 1/2 हो रही है। अगर इन सब में से मैं 1/2 सब्सट्रैक्ट कर दूं, इन हर डेटा में से 1/2 सब्सट्रैक्ट कर दो, फिर वेरिएंस निकालो, तो भी आंसर सेम ही आएगा जो अभी आएगा। Yes. यस सर Yes, एक sir. चीज बहुत बड़ी है, ध्यान रखना कि अगर आप डेटा में कोई भी चीज सब में से सब्सट्रैक्ट करते हो तो मीन में भी सब्सट्रैक्ट हो जाता है या ऐड हो जाता है, लेकिन वेरिएंस में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नो चेंज होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूं? सब्सट्रैक्टिंग 1/2 फ्रॉम ईच। अगर सब में से 1/2 सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपका डेटा देखो क्या जाएगा, इसमें से 1/2 सब्सट्रैक्ट करोगे तो शुरू का 10 डेटा क्या आ जाएगा? माइनस डी माइनस डी माइनस डी। तो माइनस डी कितनी बार आएगा? बेसिकली इसको ऐसे लिखो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, आपके डेटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? शुरू के 10 क्या आएंगे? माइनस डी कितनी बार आएगा? फ्रीक्वेंसी 10 बार, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स। यस सर मतलब ये तो वो डेटा कितनी बार अकर कर रहा है। अगले इसमें माइनस डी 1/2 सब्सट्रैक्ट करोगे तो फिर क्या आएगा? 0, ये भी 10 Yes, बार। sir. देखो जीरो और फिर लास्ट में अगर 1/2 सब्सट्रैक्ट करोगे तो D क्या आ आएगा। जाएगा? D डी आएगा ये भी आ जाएगा 10 बार। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो ये वाली प्रॉपर्टी जब हमने अप्लाई करी तो इससे फायदा क्या हुआ कि मेरे पास जो डेटा आया है वो कंपैरेटिवली पहले से थोड़ा इजी हो। अब इसका मैं वेरिएंस निकाल के फॉर्मूला अप्लाई करूंगा वेरिएंस का। वेरिएंस का फॉर्मूला मेरे पास है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कर लेना, एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में। समेशन एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो आपको एफ आई इंटू एक्स आई, अच्छा एक्स बार निकालने के लिए Sir, x bar minus 1/2 नहीं होगा? हाँ एक्स बार सोचो कितना होगा। एक्स बार का मतलब क्या होता है? समेशन सर एफ आई एक्स आई बाई एन, यस सर। है ना?
अच्छा, यहाँ पे अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा एक्स बार कैसे क्या लोगे। इसका एक्स बार इस केस में कितना आ जाएगा? फिर 0। हाँ सोचो, अगर आपने ये डेटा ले लिया, इसका वेरिएंस निकालेंगे तो इस डेटा का वेरिएंस पुराने डेटा का वेरिएंस सेम आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स आई एफ आई। तो एक्स आई इंटू एफ आई जब करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे एक्स आई एफ आई को, तो क्या आएगा? -10d, 0 और प्लस का 10d, Yes, sir. और इसका समेशन कितना आ जाएगा? समेशन एक्स आई, इन तीनों का सम करोगे तो 0 आ रहा है। 0। तो न्यूमरेटर 0 आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 30 थी, तो आपका मीन ही 0 आ गया। तो ये काम तो 0 हट गया। आपको क्या निकालना है? समेशन एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। सबसे पहले एक्स आई स्क्वायर निकाल लेते हैं। एक्स आई स्क्वायर कितना होगा? 2d स्क्वायर। डी स्क्वायर 10d square. 0 डी स्क्वायर, हाँ ये एक्स आई स्क्वायर आएगा। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. सर FI की वैल्यू कैसे पुट करी थी आपने? एफ आई क्वेश्चन में दिया ना, 30 आइटम्स थे, शुरू के 10 आइटम माइनस डी माइनस डी माइनस डी है। तो ये कितनी बार आ रहा है? 10 बार। ये 10 बार आ रहा है, ये 10 बार आ रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? कोई चीज कितनी बार अकर कर रही है, तो सब 10-10 बार अकर कर रही थी ना। ओरिजिनल जो डेटा था वो भी तो यही था। यस ओके सर। यहाँ पे आपका जो ओरिजिनल डेटा था 1/2 माइनस डी अकरिंग 10 टाइम, डी की वैल्यू अकरिंग, सॉरी 1/2 की वैल्यू अगेन 10 टाइम्स, 1/2 प्लस डी भी 10 टाइम्स। ये आपका डेटा था। अब यहाँ पे अगला क्या निकालना आपको? एक्स आई स्क्वायर इंटू एफ आई का समेशन, एक्स आई स्क्वायर इंटू एफ आई का समेशन। तो पहले एक्स आई स्क्वायर पता करा, अब इसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स आई स्क्वायर इंटू एफ आई को क्या कर देंगे? आपस में मल्टीप्लाई। तो ये दिस इंटू दिस आएगा 10d स्क्वायर, 10 इंटू 0 0 और 10d स्क्वायर। अब इसका समेशन कितना आ रहा है? 20d square. 20d स्क्वायर। d स्क्वायर। 20d। वेरी गुड। अच्छा, जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए, पहले बता रहा हूं, क्लास में अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आया 7:20 या 25 मिनट पे एक एक करके मैं रिमूव करूंगा, जो जो बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए जो का रिस्पॉन्स आएगा वही क्लास में रहेंगे, जिनका रिस्पॉन्स नहीं आएगा वो क्लास में नहीं रहेंगे। तो आप खुद ही या तो लीव कर जाओ या तो मैं रिमूव कर दूंगा, या तो चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करो या अनम्यूट करके रिस्पॉन्स करो, लेकिन क्लास में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। अदरवाइज कल से कैमरा ऑन करवा के क्लास लेने पड़ेगी। जो कैमरा ऑन नहीं कर पाएगा उसको हटा दो। अब ये आ गया आपका फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दो, समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू एफ आई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 20d स्क्वायर 20d स्क्वायर। डिवाइड बाय n, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 30। 30 एक्स बार का स्क्वायर दैट इज 0। अच्छा, वेरिएंस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है? 2/3 4/3 4/3 4/3 2d स्क्वायर बाई 3। क्लियर है? Yes, sir. Yes sir। d Yes, स्क्वायर sir. इक्वल टू 2, d की वैल्यू √2। अब देखो हो गया सॉल्व। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक तो पहली प्रॉपर्टी, जब भी जो डेटा है उसमें अगर कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं तो नया मीन में ये ऐड होता है, लेकिन वेरिएंस में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए सब में से 1/2 सब्सट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, ऐड करो सब्सट्रैक्ट करो, बात एक ही है, के नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो मैंने अपने डेटा को थोड़ा आसान बनाने के लिए सब में से 1/2 सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो इस सब में से 1/2 सब्सट्रैक्ट करूंगा तो एक -d हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, प्लस d हो जाएगा। तो मेरा डेटा थोड़ा आसान हो गया, एक्स आई की वैल्यू आसान हो गई। फिर मैंने फॉर्मूले में पुटअप करा और मेरा आंसर आ गया। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स आता है थोड़ा बहुत तो उसके कंपैरिजन में ये क्वेश्चन इजी मीडियम लेवल पे ही जाएगा। तो ये भी आपका एक तरह का डूएबल क्वेश्चन था। तो अगली बार कभी भी वेरिएंस का क्वेश्चन आए, एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो ढंग से करके आ जाना। अगली वेराइटी स्टैटिस्टिक्स की थी, सॉरी मैट्रिसेस डिटरमिनेंट की। ये क्लास इलस्ट्रेशन था आपका और स्टैंडर्ड पीवाईक्यू है ये। हाँ बोलो। नहीं सर, वो किया था इसीलिए हैंड रेज किया। अच्छा,
तो ये भी एक स्टैंडर्ड PYQ है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, ए के बारे में बोला है 2x2 मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स ए के बराबर गिवन है, और ये कुछ ना कुछ वैल्यू पूछिए। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स ए के बराबर है, तो यहाँ से आप क्या इंटरप्रीट करोगे? अच्छा पहले सब हैंड डाउन कर लो, फिर एक एक करके हैंड सब करना, एक एक करके आप पूछो। हाँ अब बताओ, ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स ए के बराबर है, तो इससे आपको क्या मतलब समझना आता है? यहां से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो? ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स इक्वल टू ए, जिसको आता है हेनरीज को। इस डेटा से हम क्या इंटरप्रेट करेंगे? ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स इक्वल टू ए, यहां से हम क्या मतलब क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हाँ कृतिका बताओ। सर इसका मतलब है कि जो हमारा ए ट्रांसपोज है वो हमारा इक्वल होगा, ए के बराबर होगा मतलब। नहीं, ए ट्रांसपोज ए के बराबर कैसे होगा? यहाँ पे ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स ए के बराबर है, तो हम ए ट्रांसपोज को ए बोल सकते हैं क्या? यस सर। नहीं नहीं, ये गलती हो जाएगी बेटा। ए ट्रांसपोज का इनवर्स ए के बराबर है, तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर थोड़ी होगा। हाँ धनंजय बताओ। सर इसको एक तो ये बोल सकते हैं कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए के बराबर है, और सर इससे ना हम दोनों तरफ ट्रांसपोज लेके ए ट्रांसपोज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कि ए इनवर्स आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं यहाँ से आपको ये चीज पूछना चाह रहा था, इससे आप इंटरप्रीट क्या करोगे? वो तो आपने मेथड बता दिया। अच्छा मैं चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, तब सब लोग ट्राई करो। जब भी ये लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है? एडजॉइंट बी बाय बी का डिटर्मिनेंट। बी नहीं नहीं, ये जो मैंने लिखा बी इनवर्स इक्वल टू सी का मतलब क्या है? और सी इक्वल टू आई। बी इनवर्स, बी का इनवर्स सी मैट्रिक्स है, हाँ है ना? या सी Yes. और बी एक Yes, दूसरे के sir. इनवर्स है, हाँ है ना? Yes. यस सर। Yes, यस सर। बी और सी एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है। तो बी और सी अगर एक दूसरे की इनवर्स है, तो अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे की इनवर्स हो तो उनमें प्रॉपर्टी क्या होती है? उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। यस सर। सर। yes sir. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो? ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स इक्वल टू ए। मतलब ये वाला मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स इंटू ए टू आइडेंटिटी ट्रांसपोज इक्वल मैट्रिक्स। टू आई हो हाँ जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, इनवर्स ऑफ ईच अदर। Yes. यस Sir. सर। यस Yes, सर। sir. ठीक है, ये आपको सोचना था। देखो होल इनवर्स, इसका इनवर्स लेने पे ये आ रहा है, मतलब ये मैट्रिक्स इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स। अब दो मैट्रिक्स एक दूसरे का अगर इनवर्स है, उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। मतलब ए ट्रांसपोज इंटू ए या ए इंटू ए ट्रांसपोज, Sir, हाँ ये आइडेंटिटी वो मैट्रिक्स। बी ट्रांसपोज इंटू सी आएगा ना, आई। क्या कह रहे हो? सर बी इनवर्स इंटू सी आएगा ना, आई तो। नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि अगर मान लो दो मैट्रिक एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो उसमें ये रिलेशन होता है। मतलब Okay, sir. जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है ए इनवर्स इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है? ए एक दूसरे की इनवर्स है, तो ए इंटू बी और बी इंटू ए आई के बराबर होता है। यस सर। Yes. Sir. तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स का इनवर्स ए के बराबर है, इसका इनवर्स ए के बराबर है, इसका मतलब क्या? ये एक दूसरे के इनवर्स है, ये एक दूसरे के इनवर्स है, मतलब इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. तो पहली प्रॉपर्टी है। अब देखो ये पेपर डिस्कशन इसलिए बहुत काम आता है, क्योंकि आपको हर पेपर डिस्कशन में चीजें रिवाइज होती है और रिकैप होती है। अब एक रिलेशन तो ये आ गया आपका इस डेटा से। आगे बोला गया है एक्स इक्वल टू ए इंटू बी इंटू ए ट्रांसपोज। अब आपको निकालना है एक्स की पावर 2021। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं एक्स की हायर पावर क्या आ रही है। एक्स स्क्वायर क्या होगा? इसी मैट्रिक्स को इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है। अंडरस्टूड? सर। यस। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, वापिस से ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। और फिर अंदर में क्या बचेगा? ए बी इंटू बी, बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही आ गई। अब एक्स क्यूब निकालोगे, एक्स क्यूब कैसे निकलेगा? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स
वापिस से ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, बी स्क्वायर इंटू बी क्या हो जाएगा, बी क्यूब। बी क्यू यस सर, यस सर, ए ट्रांस तो ये एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई, एक्स क्यूब आ गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये आपका एक्स आ गया। अंडरस्टूड, एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। यस सर। इसी लॉजिक से मुझे बताओ एक्स की पावर हैंड रेस कर लेना, 2021 क्या आएगा, एक्स की पावर 2021 क्या आएगा, जैसे एक्स ये, एक्स स्क्वायर ये, एक्स क्यूब ये है, एक्स की पावर 2021 क्या आएगा। सर a इंटू में b की पावर 2021 इंटू में a ट्रांसपोज। हाँ, हैंड रेस करना बाकी लोग अब। हाँ दीप्ति बताओ। सर ए बी की पावर 2021 ए ट्रांसपोज। ओके वेरी गुड, इसी लॉजिक से ये आ जाएगा। अब कुल मिला के काम ये है कि सारा क्वेश्चन खेल अटक गया बी की हायर पावर पे। एक्स अगर आपको निकालना तो बी की हायर पावर निकालनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि ये पार्ट तो आ चुका है। अच्छा अब आपको निकालना क्या था, 2021। अच्छा इसको ए ट्रांसपोज इंटू ए से मल्टीप्लाई करना है, यस सर। तो आगे से अगर ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आगे से देखो हमेशा सीक्वेंस सेम होना चाहिए, अगर आगे से मल्टीप्लाई करें तो इधर से भी आगे से मल्टीप्लाई होगा, और पीछे से अगर अपन ए से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी पीछे से मल्टीप्लाई होता है। वापिस ए इंटू ए ट्रांसपोज, इन सब की वैल्यू आई के बराबर आ जाएगी, तो ये आंसर किसके बराबर आएगा, बी की पावर 2021। अंडरस्टूड, यस सर, यस आपको ये निकालना है। तो सब लोग अब ट्राई करो एवरीवन कॉपी में, तो पूछूंगा मैं, बी बी ऑलरेडी दिया हुआ है 1201। अब देखो जनरली ऐसे केसेस में दो तरीके होते हैं, या तो बी, बी स्क्वायर, बी क्यूब निकालते जाओ, इसको आइडेंटिटी के टर्म्स में ब्रेक करके फिर निकालो, बी स्क्वायर पता करो, बी क्यूब पता करो, और फिर चेक करो क्या पैटर्न आएगा। सर डायरेक्ट पैटर्न बन रहा है। हाँ बाकी लोग ट्राई करो, और बी की पावर 2021 क्या आएगा, जिसका आंसर आ जाए हैंड रेस कर देना। बी स्क्वायर पता करो, बी क्यूब पता करो, और इसी लॉजिक से बी की पावर 2021 क्या होगा ये पता करना है। बी स्क्वायर कैसे निकलेगा, बी को सर बी से b मल्टीप्लाई करें, बी इंटू बी। अच्छा आज हो सकता है एक ग्रुप में लिंक लेट आई हो, देखो आपका डेली क्लास वही टाइम रहता है, हो सकता है वो कभी कभी भूल जाते हो। अगर क्लास कैंसिल होगी तो उसका मैसेज हमेशा आ जाएगा, लिंक अगर लेट आती है तो आपको बाय डिफॉल्ट उसी लिंक से ज्वाइन करना है, लिंक रोज की सेम ही रहती है ना। सर बट पता नहीं चलता ना कौन सी क्लास पहले है। वो क्यों नहीं पता चलता, टाइम टेबल आपके ऑलरेडी बना हुआ है, आपकी सर रिसोर्स शीट नहीं में टाइम सर। टेबल नहीं दिखता है, आपके ग्रुप में भी टाइम टेबल स्टार्टिंग में शेयर हुआ था। यस सर डीपी लग ठीक है, तो ये तो चीज आपको पता होनी चाहिए ना, सर इतने पहले दिन से ग्रुप में नहीं क्लासेस लग आया। रही है, पुराना कोई भी मैसेज उठा के देख लो कि वेडनेसडे को या सैटरडे को कौन सी क्लास पहले थी। सर M01 वाले ग्रुप में नहीं आएगा टाइम टेबल। अरे टाइम टेबल नहीं आया, पर इतने दिन से क्लास चल रही तो आपको ये तो लॉजिक समझ में आता है ना, कि लास्ट थर्सडे को जो मैसेज आया था सेम होगा। ओके सर। तो फिर ये आपकी रिसोर्स शीट है, यस सर। यस सर, रिसोर्स शीट। इसमें देखो ये रहा टाइम टेबल, इसको लिख लो अपनी अपनी कॉपी में। ठीक है, ये ध्यान रखा करो, लिंक्स तो सेम ही है, आपको पता है ऑलरेडी कि किस दिन कौन सी क्लासेस है, कभी अगर लिंक लेट आती है तो खुद से ही ज्वाइन कर लिया करो, ओके सर। ग्रुप में मैसेज कर दिया करो। ठीक है चलो, एक सेकंड।
बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? हो गया सर, बी स्क्वायर आ सर जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगी 1401 1401 यस सर। यस सर बी क्यूब 1601 1601 सर 6 आ रहा 6 है। सर 1 8 होगा 8 आ रहा है सर। सर 6 2 आ into रहा है 1 आ रहा है। सर 8 होगा तो फिर क्या निकाला आप लोगों ने? 8 आ रहा है कि यस 6 आ रहा 6 आ रहा है 6 सर सर 6 6 6 आ रहा है सर 2n है यहाँ 2 into n बन रहा है सर। ये सर 6 आएगा है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 + 4 6। ठीक है, ध्यान रखा करो, गलती मत करो। यहाँ पैटर्न क्या आ रहा है? 2 into 1 2 into 2 2 into 3 है ना? यस 2 2 है यस ना सर। यस सर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 101 2 into 4042 तो ये आंसर। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर यस यस सर। ओके, नेक्स्ट एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा अलग था ये। A 5-digit number is formed using the digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9. The probability that the number form either begins or end with an odd digit. तो क्वेश्चन टफ नहीं था एक्चुअली, फंडामेंटल प्रोबेबिलिटी पे था। नंबर आइदर बिगिन विथ और एंड विथ ऑड डिजिट, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कैसे निकालोगे? ऐसे कितने नंबर होंगे जो आइदर बिगिन विथ और एंड विथ ऑड डिजिट? सर बिगिन के लिए पहले हम प्रोबेबिलिटी चेक कर लेंगे, उसका यूनियन कर देंगे एंड पे। नहीं, पहले आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम पता करो कितना है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई करके फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? देखो कभी भी ऐसा वर्ड आता है आइदर दिस और दिस, 5/9 आइदर दिस और दिस का मतलब होता है ए यूनियन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन। जहां पे ए और बी क्या है? दो इवेंट, आइदर ए और आइदर बी की कंडीशन जब भी आए ये तरीका अपना। ए मतलब बिगिन विथ ऑड और सेट बी मान लो एंड विथ ऑड डिजिट। ठीक है, यस सर तो जब भी आइदर ए और आइदर बी दिस और दिस, ये और की कंडीशन आती है मतलब यूनियन होता है। पहले पता करो कि ऐसे कितने एलिमेंट होंगे और आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। सर बिगिन के लिए 5/9 आप पूरा प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, नंबर ऑफ एलिमेंट बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट पता करो पहले। प्रोबेबिलिटी एक ही बार में निकली है, अलग अलग थोड़ी निकालोगे। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। यहाँ पता करो कितना आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, और फिर पता करना नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, और फिर इन दोनों को डिवाइड करना। ट्राई करो और हो जाए तो हैंड रेस करना।
हाँ, कौन बताएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना आएंगे? ए मतलब ऐसे कितने नंबर होंगे जो ऑड डिजिट से बिगिन होंगे? ऐसे कितने नंबर होंगे जो ऑड डिजिट से चालू होंगे? तो वो आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। सर इसका मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना मैं इसी की। अरे प्रोबेबिलिटी तो लास्ट में निकलेगी, बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ, पहले फेवरेबल आउटकम निकालो। फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या है? इवेंट ए क्या अज्यूम किया है? नंबर बिगिन विथ ऑड डिजिट, तो पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा ना। ऐसे कितने 5 डिजिट Yes, नंबर sir. होंगे जो ऑड डिजिट से स्टार्ट होते हैं? हाँ सर वही परम्यूटेशन। हाँ, प्रोबेबिलिटी तो लास्ट में वैल्यू पुट करो, पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम निकालना है। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो ऑड डिजिट से स्टार्ट होंगे? डिजिट कौन से यूज करने? 1 से लेके 9। हैंड रेस करो जिसको आ रहा है। ऐसे कितने नंबर होंगे जो ऑड डिजिट से स्टार्ट होते? नंबर ऑफ आउटकम इन ए। हाँ बताओ निष्ठा कुमारी। सर जो ऑड नंबर होंगे उसमें हम 95 करेंगे तो 15120 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नहीं नहीं, कैसे निकाला वो तरीका समझो। मतलब ये 5 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो ऑड डिजिट से स्टार्ट होते हैं? कैसे करोगे नंबर ऑफ पता? सर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना हम 5 से, फिर उसको परम्यूटेशन निकाल के उसका। हाँ कैसे? चलो ऐसे बताओ, पहली डिजिट को भरने के कितने तरीके हैं? बिगिन विथ ऑड डिजिट में पहली डिजिट को भरने के कितने तरीके हैं? 5। 5, क्योंकि 5 ऑड डिजिट है। 1 यस सर। 3 5 7 9। ठीक है, अब इसको भरने के कितने तरीके हैं? सर 8C4 हो जाएगा। 8C4 कैसे कर लेते हो? सर पहले 8C4 का मतलब क्या होता है? सर हमें कोई से भी 4 भरने होंगे ना पहले इसमें। तो आप सिर्फ सिलेक्ट करोगे, अरेंज नहीं करोगे उनको फिर। ओके सर। तो फिर कोई भी चीज लिखने से पहले 10 बार सोचा करो। अब यहाँ पे बोला है हैविंग ऑल डिजिट डिफरेंट, आपको डिफरेंट डिजिट यूज करनी है। तो इन 9 में से कोई एक डिजिट चला गया। यस सर। यस सर। यस सर। अब कितने डिजिट बचे? सर 8 4 8 8, फिर 7 6 7 5। 6 और 5। या तो ये करो, Yes, या sir. फिर इसको लिखने का एक और तरीका क्या है? अगर आपको सिलेक्शन से जाना तो पहले 8 में से कोई 4 डिजिट सिलेक्ट करोगे, फिर इनको अरेंज करोगे, इसका आंसर भी सेम आएगा। या तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से जाओ, या फिर अगर एनसीआर से जाना तो ये तरीका। 8 में बचे हुए 8 में से कोई 4 डिजिट सिलेक्ट किया और उनको 4 जगह पे अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टर। तो ये आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। दूसरा था नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट बी का मतलब क्या? शुड एंड विथ और डिजिट। तो अब पहले पीछे वाली कंडीशन सप्लाई होगी। और Yes, sir. से एंड करने का कितना तरीका? 5। इसको लास्ट वाली को भरने के कितने तरीके? 5। यस सर। और बची हुई को भरने के वापस वही तरीके 8 7 6 और 5। अंडरस्टूड? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। अब बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? सर जब दोनों हो जाएंगे। मतलब स्टार्ट और एंड दोनों ऑड डिजिट से हो रहा हूं, तो ऑड डिजिट से स्टार्ट होने का तरीका 5 और एंड होने का 5। सर 4। 5 के 4। सर 4। Sir, सर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ध्यान रखो। हमेशा पहले कंडीशन सेटिस्फाई करा करो। कंडीशन सेटिस्फाई तो अब बची हुई जगह को भरो। इसको भरने के कितने तरीके हैं? 7 सर 8। सर 7 सर 7 7 टोटल 9 में से 2 डिजिट चले गए ना, सर 7 तो कितने बचे? 7 बचे ना। कोई 8 बोल रहा है, कोई 6 बोल रहा है। 6 5। अंडरस्टूड? यस सर। ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया। इससे आपको ए यूनियन बी पता चलेगा। तो यहाँ पे ए यूनियन बी की वैल्यू आएगी। यहां तक समझ में आया?
Yes, sir. Yes, sir. यस सर यस अब हैंड रेस करो जिसको पता है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने होंगे, जिसको भी आइडिया है हैंड रेस करो। इस क्वेश्चन के हिसाब से सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, हैंड रेस करो। सैंपल स्पेस समझते हो, टोटल तरीके, यस सर तो टोटल कितने एलिमेंट होंगे सैंपल स्पेस में? Fancy pack. हाँ हर्षित बताओ। सर 9p5 9C5, बस इतना ही सर आएगा। 9p5 9P5, यस सर C5. हाँ P5 भी कर सकते हैं। 9, देखो C5 में आप सिर्फ सिलेक्शन कर रहे हो, अरेंजमेंट भी तो करना पड़ेगा, बार बार मत बोलो, अरेंजमेंट भी तो रहेगा, सिर्फ सिलेक्शन थोड़ी करोगे, यस नंबर्स को अरेंज भी तो करोगे। तो या तो क्या करोगे 9C5 इंटू 5 फैक्टोरियल, या फिर Yes. 9P5। अंडरस्टूड? यस यस सर। सिलेक्शन करने के बाद अरेंजमेंट भी करना जरूरी, तो 9C5 इंटू 5 फैक्टोरियल या फिर 9P5। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस पता चल गया, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन भी पता, इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन था फंडामेंटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी पता करना था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी। अब देखो ये तो ऐसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, फंडामेंटल तो आती होगी, क्लास 10th में भी थी। यस सर। बस यहाँ पे Yes, sir. नंबर ऑफ एलिमेंट पता करने के लिए आपको थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। यस क्लियर हो गया? यस सर एक तो ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन था, फिर एक ये आया था, ये आपका डोमेन रेंज पे था। अब देखो ये क्वेश्चन आया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे और प्रोजेक्शन पे मिक्स, ये हुआ था कि नहीं हुआ था? सर सर ट्राई हो गया किया था था वो। but हुआ नहीं। सर हो गया था। देखो हाँ, इसमें क्या करना था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन क्यू वेक्टर। अब क्यू वेक्टर तो पता नहीं है, तो कैसे करेंगे? सर जो मैंने हमारा तो शॉर्टेस्ट ऑप्शन से किया डिस्टेंस था। आ रहा था ना, तो Shortest हम distance ऑप्शन निकाल से के जा उसको सकते हैं। इक्वल कर दो। हाँ, ऑप्शन से भी जा सकते हो। ऑप्शन में 4 तरह के क्यू वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो पी का क्यू के साथ प्रोजेक्शन निकाल लो और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लो, फिर देखो किसके साथ मैच करता है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन से भी आप जा सकते हो, पी का क्यू के साथ प्रोजेक्शन पता कर लो और देख लो किसका आंसर मैच कर रहा है। सर तो ये इसका भी शॉर्टेस्ट मेथड नहीं है, उससे तो बहुत लेंदी हो रहा था, मैंने करके देखा था। नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यूं भी निकालना ही पड़ेगा आपको। हाँ जी, सो वो तो शॉर्टेस्ट हो डिस्टेंस गया। की वैल्यू निकालोगे, अब प्रोजेक्शन निकालना क्यू वेक्टर पे है, तो क्यू अज्यूम करो एक्स आई के वाई जे के जेड के 3 इक्वेशन 3 अननोन, वो ज्यादा लेंदी जाएगा। ओके सर। ठीक है, इससे सर अच्छा इसमें कैलकुलेशन भी इजी थी। हाँ, तो क्यू के साथ प्रोजेक्शन लेके ऑप्शन फटाफट चेक कर लो, अदरवाइज आपको क्यू को अज्यूम करना पड़ जाएगा ना, 3 अननोन हो जाएंगे ओके सर। और इक्वेशन तो एक ही है, अननोन 3 है, तो आपको ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा। एक वेराइटी यही थी कोप्लिनैरिटी पे, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये ट्राई किया था आप लोगों ने? बताओ। ये किया था ट्राई? नो सर। हुआ नहीं था। सर हुआ नहीं था सर। पढ़ो एक बार इसको, तब तक मैं जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे उनको हटाता हूँ। सर जो प्रोजेक्शन वाला पिछला क्वेश्चन है उसका एक बार फॉर्मूला बता दोगे? हाँ बता रहा हूँ, 1 मिनट, तब तक इस क्वेश्चन को ट्राई करो, सर ये हुआ नहीं। कोशिश करो, मैं सिखा रहा हूँ 2 मिनट।
सुनिधि, समृद्धिका और श्रुति, यस सर। आपको क्लास में रिस्पॉन्स करना, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा बाकी की तरह। ठीक है, आपको आंसर देना है, हैंड रेस करो, आंसर दो, अनम्यूट करके रिप्लाई करो। आपके लिए लास्ट वार्निंग है ये, ठीक है? अगर क्लास में रिस्पॉन्स नहीं किया, आई विल रिमूव यू। प्रिंस, प्रिंस, प्रिंस क्लास में हो? यस सर। क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में कि क्लास में पार्टिसिपेट करना है बोला था? यस सर। तो फिर क्या दिक्कत है? तुम घर पे कोई बैकग्राउंड नॉइज है या फिर माइक में प्रॉब्लम है या चैट में रिस्पॉन्स करने में प्रॉब्लम, बताओ क्या दिक्कत है? बोलने के बाद भी अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो फिर कैसे क्लास में रखूं मैं? ये लास्ट वार्निंग है, अगली बार से मैं एंटर ही नहीं करने दूंगा। फिर खुद से पढ़ लो आप लोग और तैयारी कर लेना आगे, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, एडवांस, सब कुछ। मेरे बोलने के बाद भी अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो फिर क्या मतलब है? और जरूरी है पार्टिसिपेट करना, तभी तो पता चलेगा क्या गलती हो रही है। जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनको अपनी गलतियां पता चलती है कि गलती से क्या बोल रहा था, तो फिर अपन को पता चलता है अच्छा मेरे से ये गलती हुई है। आप सिर्फ बैठे बैठे सुनते रहोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा इससे। फॉर एग्जाम्पल जैसे पलक ने भी बताया NCR, लेकिन उसने R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो उसको वहां पता चला कि भी मेरी गलती के अरेंजमेंट भी करना। अब्दुल्ला ने भी पहले ये गलती करी थी, उसके पहले भी धनंजय ने, जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आप पार्टिसिपेट करोगे, रविंदर हो गया, सुहानी हो गई, निष्ठा, अगर पार्टिसिपेट करोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या आपसे गलत चीज होती है। ठीक है, ये अब आखिरी बार है, और बाकी लोग अगर जो आंसर दे चुके हैं एक बार दूसरे को मौका दिया करो, एटलीस्ट उनको पता चले कि भी आंसर देना है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास, मत आया करो क्लास। एज ए टीचर बिल्कुल अच्छा नहीं। जिस दिन आप पढ़ाओगे, आपको किसी का लेक्चर लेने रहा, सामने वाला जब कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तब आपको पता चलेगा क्लास लेने में कितना बेकार लगता है। ठीक है, नेक्स्ट 10 मिनट फिर से ऑब्जर्व करूंगा, जो नहीं बोलेगा हटा दूंगा सीधा मैं डायरेक्ट। चलो देखो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, मैं पिछला वाला भी समझा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। एक सेकेंड बस। 3 non-zero non-coplanar vector ABC, no two of them are collinear। ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। एक तो नॉन जीरो है, तो कोई भी दो कोलिनियर नहीं। इस वैरायटी पे मैंने आपको क्लास में थ्योरम भी लिखवाई थी और एक क्वेश्चन भी कराया था, वेक्टर पढ़ाते थे। R1 वेक्टर दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है ना, इफ द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, वेक्टर दिस एंड वेक्टर दिस आर कोलिनियर। अगर दो वेक्टर कोलिनियर होते तो हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं? सर उनके P1 by A2 equals to P1 by B2 equals to C1 by C2 equals to K। हाँ, रेशियो आई कैप जे कैप के कैप के रेशियो आपस में इक्वेट कर सकते हो, या फिर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, तो आप क्या बोलते हो? ए इक्वल टू लैम्डा बी। यस सर। सबसे स्टैंडर्ड ये होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर एक वेक्टर और दो बी वेक्टर कोलिनियर है तो एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर लिखा जा सकता है, या फिर उनके आई कैप जे कैप और के कैप के रेशियो आपस में इक्वेट कर सकते हो। यहाँ पे है R1 प्लस एक वेक्टर पहले लिख लो, R1 प्लस 2R2, इसको निकाल लेते हैं। इसके आई कैप जे कैप और के कैप के रेशियो क्या क्या होंगे? R1 प्लस 2R2। अब देखो यहाँ पे एबीसी के टर्म्स में गिवन है, और एबीसी कैसे हैं? नॉन कोप्लेनर, मतलब इनको आई कैप जे कैप और के कैप भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि नॉन कोप्लेनर है, कोलिनियर नहीं है, नॉन जीरो नहीं, नॉन कोप्लेनर। जैसे आई कैप जे कैप के कैप क्या होते हैं? नॉन जीरो, नॉन कोलिनियर एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर है ना। यस सर। यस सर। इनको वैसे आप ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा? P प्लस 1 ए वेक्टर, R1 प्लस 2R2, सॉरी, तो P प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर, बी वेक्टर R1 प्लस 2R2 Q plus 2P। Q प्लस 2B, सॉरी Q प्लस P।
और R1 प्लस 1 + 2q 1 + 2q, ये आपका ये वेक्टर हो गया। अंडरस्टूड? यस यस सर। यस अमन सर। जी सर दोबारा समझ में आ रहा है? बताना ए कैसे है उसके साथ? इन दोनों को ऐड करोगे तो ए कॉमन ले लोगे ना। R1 को 2 R2 के साथ ऐड करो, R1 को 2 टाइम्स R2 के साथ ऐड करोगे तो ए वेक्टर कॉमन लोगे तो क्या आएगा? P + 2 × ए वेक्टर। R1 + 2 टाइम्स R2 करोगे तो क्या आएगा? बी के साथ Q + 2 टाइम्स बी, P वेक्टर। अब सेकेंड थिंग क्या थी? 2R1 + R2, तो 2p + 1a, हाँ, तो 2R1 2P + 1 × ए वेक्टर, 2q + p b वेक्टर, 2Q + P B वेक्टर, प्लस में 2 प्लस में qc वेक्टर। C वेक्टर। अंडरस्टूड? अब ये दोनों अगर पैरेलल यस है सर। तो इनके IKF JK के रेशो आपस में इक्वेट कर दोगे? यस सर। तो यहां से अब आपको सोचना पड़ेगा P + Q कितना है। अंडरस्टूड? यस यस सर। सर। यस यहाँ सर। से आंसर आ रहा था क्या कि सॉल्व किया ही नहीं अभी आगे? सर मैंने एंगल वाला वो मेथड लगाया था, उससे नहीं हो रहा था सॉल्व, बहुत लेंथी जा रहा था। कौन सा एंगल वाला मेथड? सर मतलब ये कोलिनियर थे तो मतलब मैंने एंगल 0 रख के कर दिया था, वो डॉट प्रोडक्ट वाला। दो वेक्टर अगर कोलिनियर है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 क्यों होगा? नहीं सर, उनका जो एंगल होगा बीच का वो 0 पुट कर दिया था मैंने। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? कितना लेंदी होगा वो? तो आपको जब कोलिनियरिटी में ऐसा कभी मैंने तरीका सिखाया है कि एंगल को निकाल के करो? जब भी कोलिनियर वाले क्वेश्चन आए मैंने क्या तरीका सिखाया? एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स रखो या फिर उनके IKF JK और KK के कोफिशिएंट आपस में इक्वेट करो। यही तो तरीका है, आया ना? ओके सर। यस सर। ठीक है। और प्रोजेक्शन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्लास में लिखा रखा है। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या है? ए वेक्टर का बी पे प्रोजेक्शन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है। यस सर। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। यस सर। आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन आया था, किसी ने किया था? नो सर। नो सर। नो नो सर। क्लास में ऐसे वेराइटी बताई थी। और यहाँ पे पावर 6 से क्या सोचोगे? सर पावर 3 कर इसको स्क्वायर बना लें। सर, सिंगल उसमें चेंज करेंगे। चलो पावर 6 को अगर आप स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा A² का होल क्यूब B² का होल क्यूब, A³ + B³। A³ + B³ का फॉर्मूला क्या होता है? A + B B² 2AB। ये होगा। यस यस सर। A³ + B³ का फॉर्मूला होता है x³ + y³ का फॉर्मूला क्या होता है? x + y × x² + xy + y²। अगर ये वाला अप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये क्या है? sin² का होल स्क्वायर, sin² का होल स्क्वायर तो बनी हुई है। क्यूब होगा ना, स्क्वायर क्यूब। हाँ तो होल क्यूब है ना, A³ + B³। ये आपका x है, ये आपका y है, तो ये क्या आ जाएगा? x + y। यहाँ पे a क्या है? cos x और b क्या है? sin x। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो एक तो आएगा sin² + cos², वो 1 हो जाएगा। और आपके पास क्या बचेगा? sin⁴ + cos⁴ और sin² cos²। वापिस से sin⁴ cos⁴ जो आएगा उसमें A² + B² सोचना पड़ेगा। यस सर।
साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 जो आएगा उसमें ये वाला फॉर्मूला सोचना पड़ेगा। टाइम होने वाला है, मैं एक दो क्वेश्चन और हिंट आपको दे रहा हूँ, फटाफट देख लो। अच्छा ये वाला हो गया था। यस सर। नो सर। नो सर। ये है ना, टफ नहीं है आपको, मैंने सिमेट्रिक तो इसकी ये कर लिया था, बस ऑप्शन गलत मार्क कर दिया। हाँ, ये जो वैरायटी है ये करना आना चाहिए। कोई भी कभी भी आपको मैंने सिखाया है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं, आप क्या करोगे, उसका जिसको भी चेक करना है कि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, उसका ट्रांसपोज लो। ट्रांसपोज लेने के बाद चेक करो कि फाइनल जो आंसर आ रहा है वो वापिस उसी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, माइनस टाइम्स आ रहा है। अगर उसी के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक, माइनस टाइम्स आएगा स्क्यू सिमेट्रिक। सर बट अच्छा। यहाँ पे तो हमें कोई मैट्रिक्स गिवन नहीं थी उस फॉर्म में। श्रुति आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था? नो सर। हाँ। नो सर। अच्छा मुझे बताओ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? ए प्लस श्रुति आप बताओ, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा? सर जी जब उसका ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। अच्छा प्रिंस बताओ स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? सर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा। तो यहाँ पे मुझे बताओ, जो यहाँ पे कैपिटल एक्स है उसको कैसे चेक करें, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक? प्रिंस यस सर। ये जो एक्स दिया हुआ है कैपिटल एक्स, इसको कैसे चेक करें, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक? एक्स या वाई किसी भी मैट्रिक्स को चेक करने का क्या तरीका सिखाया था क्लास में? किसी भी गिवन कोई भी मैट्रिक्स को मुझे चेक करना है कि वो सिमेट्रिक आएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, तो उसका क्या मेथड है? ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज ले लेंगे उसका। प्रिंस आपको ये याद नहीं था तरीका? बोलो, क्लास में सेम तरीका सिखाया था कि नहीं सिखाया था? इस मैट्रिक्स का अगर आपको चेक करना है कि सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या करोगे, ट्रांसपोज लोगे। यही तो तरीका, और क्या तरीका है, ये सब क्लास में सिखा रखा है। ट्रांसपोज लेके चेक करो कि फाइनल आंसर अगर एक्स के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक, माइनस एक्स के बराबर आ गया तो इसकी सिमेट्रिक। क्लास में 3 वेराइटी के क्वेश्चन ऐसे कराए थे, अगर नोट्स भी ढंग से पढ़ो। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगेगी, ट्रांसपोज एडिशन सब्ट्रैक्शन में बहुत अलग अलग हो जाते हैं। यस सर। यस सर। एडिशन में ट्रांसपोज को अलग अलग कर लोगे। प्रोडक्ट में क्या प्रॉपर्टी बताई थी? सर जो आगे वाला होता है वो पहले आता है। ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन की कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन कंडीशन है उसकी वैल्यू पुट अप करेंगे। ए बी सी आर 3 मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, एनी 2 ऑफ देम आर सिमेट्रिक एंड थर्ड वन इज स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा अब ये क्वेश्चन इसके कारण थोड़ा सा अच्छा बन गया, क्योंकि एनी 2 ऑफ देम आर सिमेट्रिक एंड थर्ड इज स्क्यू सिमेट्रिक। इनमें से कोई 2 सिमेट्रिक है और तीसरा स्क्यू सिमेट्रिक। अगर 2 सिमेट्रिक है एनी 2, तो उनका ट्रांसपोज उसके बराबर ही होगा। स्क्यू सिमेट्रिक है तो माइनस टाइम्स होगा। तो इनमें से कोई भी 2 का प्रोडक्ट उसी के बराबर होगा, तीसरा वाला नेगेटिव होगा। यस सर। कोई भी 2 पॉजिटिव होंगे और एक नेगेटिव होगा, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, CBA। यहाँ पे भी माइनस कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, है ना? यस सर। पूरे में से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, CBA माइनस ABC, सॉरी प्लस ABC, या इसको लिख देंगे माइनस टाइम्स ऑफ ABC प्लस CBA, है ना? यस सर। यस सर। माइनस एक्स के बराबर आ रहा है, तो हो गया। सर बराबर है तो क्या होगा? नहीं विजिबल हो रही। स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक मिनट। तो विजिबल है। नहीं दिख रही। नो सर। हो सकता है थोड़ा मेरे एंड पे नेटवर्क का तो फ्लक्चुएशन। अब विजिबल है, पहले नहीं थी। अच्छा ठीक है, एक मिनट। अभी दिख रही है स्क्रीन? नो सर। मेरे को पहले भी दिख रही थी, अब भी दिख रही है। अब नहीं दिख रही है।
visible है या नहीं है? नो सर हाँ। सर, नहीं है सर। सर दिख रही है और सर नहीं नहीं विजिबल है सर नहीं दिख रही। नहीं दिख रही सर। सर नॉट विजिबल। इसी तरह से y का भी आपको निकालना पड़ेगा। यस सर। जैसे आप नेक्स्ट का पता करा है, y के बारे में पता करोगे। सर वॉइस वॉइस भी ब्रेक ब्रेक हो हो रही रही है। है क्या आवाज भी दिख रही है। 1 मिनट रुकिए। जो उसका गिफ्ट देखा कौन है खत्म क्लास विजिबल है अब? यस यस सर। सर। ये सर यस सर तो देखो ये क्वेश्चन की वैरायटी होती है। मैंने बहुत बार क्लास में बताया आपको कि जब भी किसी का बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन को भी अगर आप छोड़ के आओगे या फिर नहीं बनाओगे तो फिर मैथ्स में नंबर नहीं आ पाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट क्लास में सिखा रखे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया हुआ है। किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक चेक करना हो, उसका ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो खुद आ जाता है तो सिमेट्रिक, माइनस टाइम्स आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक। अगली वैरायटी लिमिट्स के ऊपर आई थी। जब भी हायर पावर आए, अब देखो यहाँ पे आप चाहो तो 0/0 3 बार एल हॉस्पिटल अप्लाई, 3 बार डिफरेंशिएट करो तो भी आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। यस सर यस सर। एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया था, इसका सॉल्यूशन से एक बार देख लेना तरीका। एपी जीपी पे बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन आया था। ये 3 अगर एपी में है और ये अगर जीपी में है तो आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अगर 3 टर्म एपी में हो तो 2b इक्वल टू a प्लस सी, और 3 टर्म जीपी में तो b स्क्वायर इक्वल टू ac। 2 इक्वेशन को सॉल्व करके 1/a प्लस 1/b मतलब a प्लस बी अपॉन ए बी की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी डुएबल था, प्लीज एक बार और ट्राई करना। सर तीसरा, हाँ बोलो। सर वो एपी में गिवन है तो हमें जीपी वाले उसमें पुट करना होगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे अलग कंडीशन है। ये 3 अगर एपी में है तो इन तीनों में एपी वाली कंडीशन अप्लाई होगी। ट्वाइस ऑफ मिडिल नंबर इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट। और ये 3 सर अगर बट जीपी वो मिडिल का सर स्क्वायर बट इक्वल टू डिफाइन नहीं हो रही थी वो। क्या? सर 2b इक्वल टू a प्लस सी वाली डिफाइन नहीं हो रही थी। डिफाइन कैसे नहीं होगी? आपको तो सर मैंने रिलेशन ट्राई निकालना है ना। करा। ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, वहां से ए और बी में एक रिलेशन आएगा, आपको वो रिलेशन इस्तेमाल करना है। फिर सेकंड में, सेकंड वाला जीपी में रिलेशन क्या आएगा? मिडिल का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। ये 2 रिलेशन अप्लाई करना। सर बट सर अगर यही हम अप्लाई किया तो उस टाइम नहीं हुआ था। सर नहीं हो रहा था। सर ये करा दो। 5a माइनस b प्लस a प्लस 2b। क्लियर है? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट। यहाँ पे क्या आ रहा है? 4a प्लस 2b इक्वल टू 6a प्लस b। अंडरस्टूड? इक्वल्स टू बी आ रहा था। यस सर इक्वल टू 2a। इक्वेशन नंबर 1 अंडरस्टैंड? यस यस सर। सर। यस सर
अब सेकेंड वाला रिलेशन क्या था जीपी में, तो मिडिल का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। अब यहां से आपको बेसिकली टोटल आपको कैलकुलेशन क्या है, आपको निकालना है 1/a + 1/b। बेसिकली आपको क्या पता करना है, इनका एलसीएम लोगे तो a + b अपॉन ab, ये वैल्यू आपको निकालनी है, a + b अपॉन ab की वैल्यू पता करनी है। और ये वाला रिलेशन भी देख लेते हैं क्या आएगा यहाँ पे। सर b+1 का स्क्वायर है। b + 1 का स्क्वायर है, ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा स्क्वायर है तो Yes, दोनों sir. तरफ रूट भी ले सकते हो। यस सर। Yes, sir. क्लियर है। यस यस सर। सर। अब यहाँ पे वैसे प्लस माइनस आएगा, फिलहाल अभी प्लस के साथ सॉल्व करके देख लेते हैं ऑप्शन मैच कर रहा हो। अब यहाँ से क्या आएगा, ab + 1 इक्वल टू ab - b + a - 1। ab कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से रिलेशन क्या है आपके पास, -1 इधर आके +2 हो जाएगा, तो a - b इक्वल टू, यहाँ से अब वैल्यू पुट अप कर दो, b की जगह 2a रख दे, -2 आएगा। -2 है, -2 क्यों, +2 तो प्लस आएगा, का ही आएगा। ये आएगा। माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा ना, a - b। अरे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है सर। आ गया सर। ठीक है सर, ठीक है, मैंने साइन। b की जगह रख दोगे 2a, यहाँ से a कितना आ जाएगा, -2। माइनस अब a आपको पॉजिटिव चाहिए था, मतलब अपन ने जो प्लस साइन लिया उस प्लस की जगह क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, प्लस लेने से अब समझ आया, दोनों तरफ रूट लेंगे तो प्लस माइनस आता है, मैंने अभी कहा था आपको। यस यस सर। रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस से आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि प्लस लेने पे आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, आपको पॉजिटिव चाहिए, तो अपन माइनस के साथ लेंगे। अंडरस्टूड। यस सर। आपने ये सब किया, अरे ये मेथड अप्लाई था, हाँ जी सर। तो फिर इसका आंसर तो आना चाहिए, -b + 1 × a + 1। अब यहाँ से एक रिलेशन आएगा, अंडरस्टैंड, आप सॉल्व कर लोगे। यस सर। यस सर। सर यस यहाँ से एक रिलेशन आएगा, फिर उसमें b की जगह 2a रखना, फिर देखना कि a और b कितना है। ओके सर। ये एपी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये भी बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। अल्फा और बीटा अगर इसके रूट हैं, तो जब भी आपको ऐसा दिया ऑलरेडी था, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, c/a। और आपको मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही बताया था, अगर एक क्वाड्रेटिक इसके रूट्स अगर ये हैं, तो इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला x² - sum of roots x सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। याद आ गया। यस सर। यस सर। तो आपको बस इनका सम निकालना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है, इन दो रिलेशन, थोड़ी कैलकुलेशन होगी, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इजी है। सर इसमें जो इक्वेशन दे रखी है उसके रूट्स हैं। हाँ, ये आपका एक रूट है, ये आपका दूसरा रूट है, तो आप इसको एक काम करना, ये आपका एक रूट है, इसको आप मान लो a, इसको आप मान लो b, यहाँ पे क्या आएगा, a + b, और यहाँ पे क्या आएगा, ab। क्लियर है। यहाँ बेस के -4 ऐसी नेगेटिव आ रहा था, तो फिर छोड़ दिया। नहीं, आपको वो सब दिमाग लगाना नहीं ना, आपको इनका यूज करना है ना बस। आपको क्या मतलब नेगेटिव पॉजिटिव से, आपका सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट की आपको वैल्यू पता है, इनका यूज आपको इसके सम में यूज करना है बस। क्लियर है। यस सर। ध्यान रखना, सम ऑफ द रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता है, यहाँ वैल्यू पुट अप करो, आंसर निकालो। आप बाकी मत सोचा करो कि क्या आ रहा है, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग से मतलब है। रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है, इसको 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 50 + 3 और 30 + 3। क्लियर है। ओके सर। यस सर। ये सर्कल का डायमीटर आपको दिया हुआ है, सर्कल के दो डायमीटर, दोनों को सॉल्व करके सेंटर निकाल लेना। हाँ, जो रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है उसमें सर दोनों का अलग से रिमाइंडर निकाल के फिर क्या करना है? आप पहले इसको बाइनोमियल के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। ये जो एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करके आप कोशिश करो 10k + r के टर्म्स में निकालने की। क्लियर है। ओके सर। तो r आपका रिमाइंडर हो जाएगा।
टारगेट यही रहता है हर क्वेश्चन, इसको कन्वर्ट करो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। सर इसका पर्टिकुलर निकाल के तो नहीं हो सकता कुछ? तो 8-3 आ रहा था मैम। वही तरीका है ना जो क्लास में सिखाया था, एक बार और ट्राई करना। यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, वही तरीका है आपको जो क्लास में बता रखा है ना मैंने बाइनोमियल वाला, अलग अलग निकालते हैं। यहाँ पे बस 2 नंबर है, 50 + 3 50 - 3, इसको सिंप्लीफाई करके 10k + r के टर्म्स में निकालो। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, एक बार वो कोशिश करना अगर एग्जाम में ट्राई नहीं किया आपने। देखो इस वाले पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन डुएबल थे कंपेयर टू द लास्ट पेपर। क्वेश्चन थोड़े नए नए दिखने में थे लेकिन करने लायक थे, तो जिनके भी नंबर कम आए मैथ्स में वापिस सोचना कि कहाँ और बढ़ सकते थे, और इस पेपर को घर पे वापस रीअटेम्प्ट करना। ठीक है, ओके सर। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। थैंक यू थैंक यू सर।